सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी वॉइस आ रही होगी, ठीक है सर। बुक आ चुका है, अच्छा चलो। सर आज मेरा पेपर है एमटीएस का 11:15 से। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आ गया। स्वागत करो भाई। इनका क्या नाम है? कृष्णा जी। कृष्णा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, संविधान तैयार कर लिया था, और आज उसकी हम कुछ विशेषताएं यानी कुछ फीचर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सिर्फ हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहला बात तो यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बात ये आती है कि लिखित संविधान क्या होता है? ये क्या अलिखित भी होता है? क्या अनरिटन भी होता है? क्या बिल्कुल होता है। अनरिटन की अगर मैं बात करूं तो जैसे ब्रिटेन का अनरिटन है। जिस ब्रिटेन ने हमें रूल किया इतने सालों तक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। हमारा रिटन है, यूएसए का रिटन है। तो ये अनरिटन और रिटन में अंतर क्या होता है? एज सच कहीं पे कैटेगराइज नहीं कि ये अंतर होता है, लेकिन जो अंतर माना जाता है वो ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हाँ अभी आपके डाउट्स आउट सब लेंगे, लेकिन अभी लेक्चर पे फोकस करें। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये फॉर्मलाइज्ड होता है। फॉर्मलाइज्ड इन द सेंस कि ऐसे समझिए कुछ लोग यहाँ पर बैठे, ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने कल देखा था डिफरेंट कमिटीज़ बैठी थी। उसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा जो लिटरेट लोग थे, जो कानून की बहुत अच्छी समझ रखते थे, तो वो लोग बैठे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, तैयार किया। तो अनरिटन में क्या होता है? ऐसे ही लिख जाता है कि अपने आप भगवान लिख जाते हैं आके? नहीं, इसमें यह होता है कि जो भी कोड्स, रूल्स, जो भी इस तरह से पहले से चले आ रहे थे बहुत सदियों पहले से, उन्हीं को ही संग्रहित करके, इकट्ठा करके उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। जैसे कि हिंदू में, जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू, इंडिया में हिंदू धर्म में हिंदू कोड ऑफ लॉ चलता है। इस्लाम धर्म में अगर हम बात करें तो शरिया चलता है। तो अगर उन रूल्स और कोड्स को अगर हम असेंबल करके कॉन्स्टिट्यूशन बोल दें तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और एक और विशेषता होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये, इसको अमेंड करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट करना उतना आसान नहीं होता है। वहीं अनरिटन में अगर बात करेंगे तो अमेंडमेंट करना इट इज़ ईजी, ठीक है। अमेंडमेंट इज़ ईजी, यानी कि अमेंडमेंट, इसमें संशोधन आराम से हो सकता है, इसमें उतना आराम से संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब लेंदीएस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिटन तो समझ में आ गया कि रिटन और अनरिटन के बीच में क्या अंतर होता है। कि रिटन जो होता है प्रॉपरली फॉर्मलाइज्ड होता है, और अनरिटन प्रॉपरली फॉर्मलाइज्ड नहीं होता है। वो उनके कंट्री के कुछ भी रूल्स चाहे पहले से चले आ रहे थे, उसी को बस ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लगे, जैसे कि ब्रिटेन ओरिजिनली। और हमने कल देखा भी था कि जैसे कि यूएसए का भी रिटर्न है हमारी तरह, और यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब लेंदीएस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतने जितने हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उतने किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स नहीं हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट इज़ ओरिजिनली, ओरिजिनली का वर्ड का मतलब होता है 26 नवंबर 1949 की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। जरा कमेंट में ये बताएंगे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स यानी कि लागू कब किया था। तो ये जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, इस डेट को जब हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स यानी 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स यानी 22 भाग, और 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियाँ थी। अब ये पार्ट्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो इसको कुछ ऐसे आप रिलेट करिए जैसे हमारी कोई बुक होती है, तो उसमें यूनिट्स होती हैं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और उस यूनिट में सर्टेन चैप्टर्स होते हैं।
यूनिट 1 में जैसे कि हो सकता है कि 4 चैप्टर हों, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। अब ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन भी चैप्टर है, रिफ्रैक्शन भी चैप्टर है। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते थे कोनिक सेक्शन, एक पूरा यूनिट हो गया। अब कोनिक सेक्शन में पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी है, एलिप्स भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये क्या है, बड़ा सा एक पार्ट हो गया और उसके अंदर सर्टेन आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स थे। शेड्यूल्स क्या होते हैं, अनुसूचियाँ, इनके बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे आर्टिकल्स में मेंशन्ड नहीं हैं और उनको अलग से यहाँ पे शेड्यूल में डाला गया है। मौजूदा समय में प्रेजेंटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 470 आर्टिकल्स रफली, ये आपसे नहीं पूछने वाला है कितने आर्टिकल्स प्रेजेंटली हैं, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि ओरिजिनली कितने थे, तो 395। पार्ट्स पूछ सकता है कि पार्ट्स रोज़ बदलते नहीं हैं। 25 पार्ट्स हैं, संविधान में 25 भाग हैं, आप देख सकते हैं। पहले 22 थे, अभी 25 हैं। इसका मतलब है कि 3 जोड़े गए हैं, एक्चुअल में 4 जोड़े गए हैं और 1 हटाया गया है। तो नेट में 3 आपको जोड़े, यानी कि 3 ऐड हुए हैं। 22 से 25 हुआ है। कौन सा हटाया गया और कौन से जोड़े गए? तो जो पार्ट 7 है इसको डिलीट किया गया है और नए पार्ट्स जो जोड़े गए हैं वो पार्ट 4A है, 9A है, 9B है और 14A है। अब इनमें क्या क्या है, किस अमेंडमेंट से जोड़े गए, वो हम या तो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, बाकी तो हम आगे देखेंगे ही। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है जब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, संविधान की किताब में, जो इतनी 10 किलो की किताब है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं, बदलाव करने होते हैं, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। जैसे पार्ट 7 को जब डिलीट किया गया था तो इसके लिए 7th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1956, दैट इज 1956 में। जब हमने पार्ट 4A को जोड़ा, अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 4A के बारे में कुछ ही दिन आगे, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया हो मौलिक कर्तव्य, इसको हमने 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा। 9A को हमने जोड़ा 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है। 70 यहाँ पे पार्ट नंबर 9 ध्यान रखना, पंचायत है। पार्ट नंबर 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ है आपका, ठीक है। तो इसको हमने 74th अमेंडमेंट से जोड़ा, ध्यान रखिएगा। 74th अमेंडमेंट से पार्ट नंबर 9 भी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये पार्ट नंबर आपका 97th अमेंडमेंट से। और जो पार्ट 14A है जो ट्रिब्यूनल की बात करता है, वो हमने जोड़ा 42nd अमेंडमेंट से। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब पार्ट 4A, 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A पढ़ेंगे। चाहें तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वैसे हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 7 क्योंकि डिलीट हो चुका है तो उसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पार्ट 7 को 7th अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1956 में, उससे डिलीट किया था। अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, वो जो अमेंडमेंट वाले टॉपिक पे हम करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक, आई थिंक ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फीचर है। रिटन क्यों है और लेंथीएस्ट क्यों, आप समझ गए, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है, किसी भी कंट्री के पास इतना बड़ा संविधान तो नहीं है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो सेलिएंट फीचर है, ये है फेडरलिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं इससे काफ़ी आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फेडरलिज्म होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जब देश में, ठीक है, जब देश में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया में कितने लेवल का है, कितने टीयर का? तो 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। कौन सा? तो सबसे टॉप पे बैठता है हमारा यूनियन, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेंटर। इसके अंडर में आते हैं हमारे स्टेट्स, यानी राज्य, राज्य सरकार आती है। और इसके नीचे आते हैं हमारे क्या, लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ का मतलब हो गया पंचायत और नगर पालिकाएँ जो होती हैं, पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। तो ये 3 टीयर ऑफ जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया में। इसी को फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, ये होता है फेडरलिज्म का मतलब, कि यूनियन के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है और लोकल बॉडीज़ के पास कुछ पावर है। सारा पावर कंसंट्रेटेड नहीं है। लेकिन अभी चले यहाँ पे जो तीसरा लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। जब ये फेडरल गवर्नमेंट लिखा हो कहीं पे, फेडरल गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की जब लिखे तो इसका मतलब होता है वो यूनियन यानी सेंटर की बात कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बोल रहा है कि जो स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, वो कोई एजेंट नहीं है यूनियन गवर्नमेंट के। उनके पास अपनी अलग पावर्स हैं, अलग शक्तियां हैं, और वो अपनी जो पावर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने लेवल पे। तो यानी कि वो कोई एजेंट नहीं है,
जो स्टेट सेंटर गवर्नमेंट के, तो इसी का मतलब होता है फेडरलिज्म। घुमा फिरा के शक्तियों का बंटवारा है सब पे, सेंटर पे कुछ शक्तियाँ हैं, स्टेट पे और लोकल बॉडीज़ पे। लेकिन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीप ड्वेल करते हैं तब ये चीज़ हमें पता चलती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भले पावर्स का डिवीजन तो कर रखा है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को इंश्योर किया है, एंड दैट इज़ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस। और इसी को हम बोल सकते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब कि फेडरेशन तो है, इसका मतलब क्या है, फेडरेशन तो है, पावर्स का डिवीजन तो है, लेकिन थोड़ा सा बायसनेस यूनिटरी यूनियन के साइड है, सेंटर के साइड है। यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके पास थोड़ी ज़्यादा शक्तियां हैं। किन मैटर्स पे ज़्यादा शक्तियां, कहाँ से हमें पता चलता है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। हाँ, हिंदी में नहीं होगा क्या भाई, बता तो रहे, संघवाद फेडरेशन को बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पे आएंगे। ठीक है चलो, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, यानी कि संघवाद तो है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, जो केंद्र है, वो थोड़ा सा ज़्यादा उसके पास पावर्स हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में इस तरह से बनता है कि फीचर्स दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा फेडरल फीचर है और कौन सा यूनिटरी फीचर है। लेफ्ट और राइट साइड में लिखे हुए हैं, ये फेडरल है, यूनिटरी है। बहुत चांसेस है कि आपसे इसी में कोई पूछ लेगा, लेकिन आपने रटना नहीं है। जैसे आपने घबराना नहीं है तो वैसे आपने रटना नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने समझना है, क्योंकि आप कितना भी रट लो, अगर मैं अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जब PYQs, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कहाँ पे था। तो रटिए नहीं, समझिए इसको कैसे। वो फीचर जो स्टेट को भी पावर दे। देखो भाई, ऐसे समझ के चलो कि यूनियन या फिर सेंटर के पास तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर्स पड़ी हुई हैं। अगर कोई चीज़, कोई फीचर हमारा वो स्टेट को पावर दे रहा है तो उसको बोलते हैं फेडरल फीचर, और कोई चीज़ जो स्टेट से पावर खींच रहा है या फिर उसे पावर नहीं दे रहा है तो उसको यूनिटरी फीचर बोलते हैं। जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये फेडरल फीचर कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अमेंड करना उतना आसान नहीं होता है। अब सोचो, अगर रिटन ना होता, अनरिटन होता, तो अमेंड करने की पावर, हम आगे पढ़ेंगे, ये यूनियन के पास होती है। तो यूनियन क्या करता, रोज रोज अमेंडमेंट करता इसमें और अपने पास सारी पावर को ले आता। अब क्योंकि ये अमेंडमेंट उतना, मतलब अमेंडमेंट करता तो यूनियन है, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट इतना आसान नहीं है करना, इसलिए क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये एक फेडरल फीचर हुआ। हमारे देश में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सिर्फ एक ही संविधान है। ये यूनिटरी फीचर कैसे हुआ, हमारे देश में एक ही संविधान, यूनिटरी फीचर कैसे हुआ। इसका उल्टा क्या होता सिंगल का, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल का मतलब क्या होता अगर डुअल कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और सारे राज्यों का अपना अपना एक संविधान है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तभी तो हमारा संविधान इतना बड़ा बना, क्योंकि राज्यों का अलग अलग संविधान होता तो शायद संविधान की हमारी जो किताब है वो छोटी बन जाती, थोड़ी पतली बन जाती, लेकिन सबका एक ही संविधान है, तो इसलिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये एक बड़ी सी बुक बनी और ये एक यूनिटरी फीचर है, क्योंकि अगर डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता तो राज्यों के पास भी अपना खुद का संविधान होता, यानी उनके पास ज़्यादा पावर होती, तो वो एक फेडरल फीचर होता। लेकिन ऐसा है तो नहीं, तो फिर ये यूनिटरी फीचर होगा। ऐसे ही सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, हम नागरिकता जब कल पढ़ेंगे, कल ही हमारा लेक्चर होगा, तो उसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत में एकल नागरिकता चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भारत का नागरिक भी है और यूपी का नागरिक भी है, बिहार का नागरिक है, राजस्थान का है, वेस्ट बंगाल का है, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हर कोई एक इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, इंडियन सिटीज़न हैं। आप निवासी हो सकते हैं यूपी के, बिहार के, लेकिन आप सिटीज़न, नागरिक हैं सिर्फ भारत के। तो इसका उल्टा क्या होता कि लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसे भी, तो उसको हम क्या बोल देते, एक फेडरल फीचर बोल देते। लेकिन है तो सिंगल सिटीजनशिप, तो इसलिए यूनिटरी फीचर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान प्राथमिक है, संविधान की जो प्राथमिकता है, फिर हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने आप में फेडरल फीचर है, क्योंकि अगर सुप्रीम ना होता कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर क्या होता, तो फिर ये होता कि यूनियन क्या करता, यूनियन अपनी जो पावर्स हैं उसका यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता रहता और सारी पावर्स अपने पास ले लेता। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, वही सेम चीज़ जो मैंने बताई, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इसका मतलब ये होता है कि उसको उतने आसानी से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है।
ये जब अमेंडमेंट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि रिजिड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आराम से उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल है। तो अगर आपसे पूछ लेगा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको आप रखेंगे यूनिटरी फीचर में। अगर फ्लेक्सिबिलिटी पूछ लेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि आराम से अमेंडमेंट हो सकता है। आराम से अमेंडमेंट हो सकता है मतलब कि सेंटर आराम से उसमें अमेंडमेंट करके पावर अपने पास ले सकता है, तो यूनिटरी फीचर हो जाएगा। रिजिडिटी पूछा है तो फेडरल फीचर होगा। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होती तो क्या होता, यूनियन है, सेंटर अपने कंट्रोल में ले लेता उसको, लेकिन हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट है, किसी कंट्रोल में नहीं, तो इसलिए फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म, इसका मतलब फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी इसको बोलते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल। हमें पता है कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा अगर ना होता तो वो एक यूनिटरी फीचर हो जाता, लेकिन राज्यसभा है तो एक फेडरल फीचर है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कौन बैठता है? राज्यसभा, वैसे अभी हमने पढ़ा तो नहीं लोकसभा राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा में जो विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्यों में होती है, हर राज्य में है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग चुन के भेजते हैं राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। यानी राज्यसभा में कौन बैठ रहा है? राज्यों के प्रतिनिधित्व बैठ रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो अगर ये ना होता तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे होता ना, तो वो एक यूनिटरी फीचर हो जाता, लेकिन क्योंकि है तो इसलिए ये आपका एक फेडरल फीचर होगा। डुअल गवर्नमेंट, यानी कि अगर मान लो एक ही गवर्नमेंट होती पूरे इंडिया में, स्टेट में, हर यूनियन में तो जो है गवर्नमेंट है वही स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो अगेन वो यूनिटरी फीचर हो जाता। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती हैं? तो जैसे आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस होती है आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट, फॉरेन तो बाहर हो गई ना विदेश की, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये होती है हमारी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। इनकी सब कुछ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, मतलब सब कुछ कौन ट्रेनिंग वगैरह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करवाता है, डीओपीटी जिसको बोलते हैं, तो सब सेंटर करवाता है। लेकिन इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? फाइनली जाके स्टेट में होती है, यानी काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं एजेंट है। वैसे कहीं लिखा तो नहीं हुआ एजेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सब कुछ इनकी नियुक्ति वगैरह करने का काम सेंटर कर रहा है, लेकिन जा कहाँ पे रहे हैं सर्व करने के लिए? स्टेट में जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ यूनिटरी फीचर है। स्टेट के पास इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है कि अपने टॉप लेवल ऑफिशियल्स को चुन सकें, वैसे स्टेट के पीसेस होते हैं, लेकिन हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हम देखेंगे, वो भी एक यूनिटरी फीचर होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है और स्टेट पे अपना वो एक तरह से उसका थोड़ा सा कब्जा हो, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं ज़्यादा पावर हो जाती है उसके पास, और स्टेट को डायरेक्शंस मानने होते हैं उस केस में सेंटर के। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, गवर्नर कौन होता है? गवर्नर राज्य में नियुक्त किया जाता है, सबसे बड़ा हेड होता है राज्य का, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है उसको? सेंटर कर रहा है। ठीक है, तो एक ये भी एक यूनिटरी फीचर में आएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? फेडरलिज्म कौन सा फेडरल फीचर होता है, कौन सा यूनिटरी फीचर होता है? अब इसी को बात को लेके, क्योंकि हमारा फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसी बात को लेके कुछ लोगों ने कमेंट मारे हमारे फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। वॉइस नहीं आ रही है आशीष गुप्ता। सर आई यूजुअली डोंट कमेंट बट टुडे आई ऑल्सो फील लाइक आस्किंग यू टू से माई नेम। अच्छा, क्यों भाई? चलो, तो अगर हम बात करें क्वाज़ाई फेडरल, ये किसने कमेंट किया था? ये कमेंट किया था केसी वियरे ने। ठीक है, क्वाज़ाई फेडरल का मतलब होता है आधा अधूरा फेडरल। क्वाज़ाई का मतलब ये होता है आधा अधूरा। फेडरलिज्म तो है इंडिया में, यानी डिवीजन तो है पावर में, लेकिन आधा अधूरा, पूरा पावर का डिवीजन नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा सेंटर को, और सॉरी स्टेट्स को और लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि सबको आपस में कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, तभी ये फेडरलिज्म एग्जिस्ट कर पाएगा। ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था? कि यहाँ पे बार्गेनिंग टाइप हो रही है कि तुम कुछ ले लो, तुम हमें कुछ दे दो, इस तरह से। तो इसको ये बोला था मॉरिस जोन्स ने। ये ध्यान रखिएगा, ये कमेंट जो है पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का कुछ डाउट होगा तो पूछेगा जल्दी से। किसी का यहाँ तक कोई डाउट फेडरलिज्म में? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना किसने कौन सा कमेंट किए थे, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक और हमारा फीचर है जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में,
और संसदीय मतलब प्रणाली चलती है, पार्लियामेंट चलता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ये अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है आपका पॉलिटी का। ठीक है, जब हम पार्ट 4A तक ख़त्म कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, देन हम इसमें आएंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक फ़ीचर है, बस देख लो ऐसा, जिसके बारे में हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल में करने वाले नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? तो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, जो जनरली किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। वो 3 ऑर्गन्स क्या होते हैं? कोई भी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं जो उसको चलाते हैं, सरकार को चलाने का काम करते हैं, पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं गवर्नमेंट के? पहला है लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका बोलते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं। और तीसरा है जुडिशरी, जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। जो लेजिस्लेचर होता है, इट मेक्स लॉज, ये कानून बनाता है, ये कानून को इम्प्लीमेंट करता है, इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज। और ये क्या करता है? इट रिव्यूज द लॉज, कि जो लॉ बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। अब बात ये आती है कि क्या, कौन से लॉ बनते हैं, कौन किसको एग्जीक्यूट करता है और कैसे रिव्यू होता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक कानून बना, मोटर व्हीकल एक्ट। संसद में क्या हुआ? एक बिल पास हुआ, और जब बिल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट मान लेते हैं पास हुआ कि भाई जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा उसको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा पहली बार में, दूसरी बार में उसको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। इसी लेजिस्लेचर का ही एक छोटा सा पार्ट है एग्जीक्यूटिव, एक तरह से सरकार। जैसे आप ऐसे समझ लो, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सारे लोग बैठे हुए हैं, कानून बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव है, जैसे कौन? एग्जीक्यूटिव में आ जाती है हमारी सरकार जो अभी हमने चुनी, जिसमें मोदी जी आ गए और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ऐसे समझ लो। वैसे एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो एक पुलिस वाला तक होता है जो उन लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे? अब मोटर व्हीकल एक्ट में ये चीज़ को हर कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। जो ट्रैफिक पुलिस वाला जो चौराहे पे खड़ा है वो एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो वो आपसे 1,000 रुपये का जुर्माना लेगा, दूसरी बार में नहीं तो 10,000 रुपये का जुर्माना लेगा। तो वो क्या है? वो लॉ के तहत काम कर रहा है, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेचर ने कर दिया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका कर रही है। और आप यानी कि जो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है वो मनचाहा रेट ना ले ले कि भाई 1,000 रुपये नहीं 2,000 निकालो। तो फिर आपके पास ऐसी क्या पावर है? या फिर इसमें मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर कोई हेलमेट लगाया अगर कोई किसी ने नहीं लगाया तो पहली बार में 10,000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी बार में 1,00,000 रुपये का जुर्माना है। तो ये क्या हो गया? थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड में चला गया। मतलब कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विधायिका है एक तरह से अपनी मनमानी करने लगी। तो वो इस तरह की मनमानी ना करे और लॉ सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए हम क्या बनाते हैं, या फिर इसलिए हमारी एक थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, दैट इज़ जुडिशरी, न्यायपालिका, जो लॉज को रिव्यू करेगी और ये देखेगी कि लॉ सही से एग्जीक्यूट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे केसेस चलते हैं। जुडिशरी भी हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट होती है हमारी एकदम यूनियन लेवल पे। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं, और अगर हम लोकल लेवल पे चले जाएं तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। तो ये जुडिशरी में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट है टॉप लेवल पे, देन हमारा हाई कोर्ट है, देन हमारा उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं। जरा कमेंट करके बताइए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी फीचर होगा या फिर फेडरल? अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपका कैसा यूनिटरी फीचर है? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे बैठा हुआ है, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने आप में इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला और हाई कोर्ट नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अगर बोल दिया है तो हाई कोर्ट को मानना होगा, जो स्टेट के कोर्ट हैं। तो इसका उल्टा क्या होता? इसका उल्टा ये होता कि स्टेट की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास खुद की ऑटोनमस पावर्स होती,
तो अगर ऐसा होता तो वो फेडरल फीचर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो सारे हाई कोर्ट्स को बात माननी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो एक तरह का यूनिटरी फीचर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया। तो ये है क्या कि तीनों ऑर्गन्स जो है हमारे गवर्नमेंट में इनमें सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना। लेकिन ध्यान रखना, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं कहाँ पर, यूएस में। यूएस में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इन सब में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव जो होता है वहाँ पे आंसरेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि कुछ भी पॉलिसीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन है, जो बाइडेन है वहाँ के प्रेसिडेंट यूएस में, तो वो क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में आपने सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, सरकार के जो लोग हैं, चाहे वो मोदी जी हों या फिर कोई भी होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं और उनको आंसर देना पड़ता है बिकॉज दे आर आंसरेबल टू दी लेजिस्लेचर। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है पूरी तरह से, पूर्ण तरह से। ठीक है, जुडिशरी भी क्या क्या कभी कभी क्या करती है, हम देखेंगे आगे चल के, कुछ हमारे आर्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे 142 है। तो अगर उसको लगता है कि एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खासकर एग्जीक्यूटिव, तो आर्टिकल नंबर 142 का यूज़ करके वो एग्जीक्यूटिव का भी कभी कभी काम कर देता है। ठीक है, तो उसको हम कभी कभी जुडिशियल ओवर रीच बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है यूएसए की तरह। और किसका क्या काम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये भी हमारे क्या है, मौलिक अधिकार, एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि हमारा देश जो इतने साल गुलामी में रहा, उसके बाद आज़ाद हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे तबके हैं जिनको कि अधिकार नहीं मिले। और साथ ही साथ जिस तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट किस तरह से लोगों पे शासन एक तरह से करती थी, अपना एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी रूल चलाती थी, वो रूल फिर से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ना चलाने लगे, इसलिए लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। किस लिए दिए गए कि सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह फिर से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो इंडिया में, वो आर्बिट्रेरी एक्शन ना लेने लगे लोगों के अगेंस्ट, कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी करने लगे। और दूसरा, जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए अलग से, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसीलिए इनको कंसियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, कॉन्सियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पूछेगा किसे बोला जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर है इतनी चीज़ कि कॉन्सियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, वो जब हम फंडामेंटल राइट देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और आई थिंक परसों वाला जो लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स पे ही होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए बस इतनी चीज़ आपको याद करनी है। देन इंडिया में सेक्युलरिज्म चलता है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसको हम बोलते हैं धर्म या फिर पंथ निरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब लिखा हुआ है, पढ़ लो यहाँ पे। अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। यानी सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता फिर पंथ निरपेक्षता, कि जहाँ पर जो स्टेट होता है, अब स्टेट का मतलब ये मत समझना स्टेट गवर्नमेंट यूपी एमपी ना, स्टेट का मतलब इन जनरल हमारा ऐसे समझ लो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, यानी हर एक वो गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं जो ऑफिशियल है वो सब स्टेट में ही आते हैं। चाहे आपके पार्लियामेंट ले लो, स्टेट लेजिस्लेचर ले लो, यहाँ तक कि जब हम परसों वाला लेक्चर देखेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी फिर आगे देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि स्टेट में आपके एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब स्टेट के तहत ही आते हैं। यानी हर वो गवर्नमेंट की बॉडी इंक्लूडिंग खुद गवर्नमेंट और हर गवर्नमेंट की बॉडी स्टेट के तहत आते हैं। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी एमपी नहीं है। तो अ सेकुलर स्टेट का मतलब ऐसे समझ लो कंट्री की बात हो रही है। तो सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। यानी कि एक सेकुलर कंट्री वो कंट्री होता है जहाँ पे उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करती और एक धर्म को ही सिर्फ मान्यता नहीं देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो खुद को क्या बोलता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो साफ साफ इस्लाम को मान्यता दे रहा है। तो ये सेकुलर स्टेट नहीं है। जैसे नेपाल की अगर बात करें तो हिंदुइज़्म को मान्यता देता है। लेकिन इंडिया क्या है,
इंडिया में एज सच कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का, सारे धर्मों को मान्यता है। सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है, ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप हायर लेवल एग्ज़ाम सीडीएस सीएपीएफ में बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा कि सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव सेकुलरिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म में क्या अंतर होता है? तो नेगेटिव सेकुलरिज्म वो होता है जहाँ पे स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर्स। रिलीजियस मैटर्स में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। स्टेट आप समझ रहे हैं, वो कंट्री या वो कंट्री की गवर्नमेंट एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट। इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, वहीं यूएसए में नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। इंडिया में हमें पता है कि इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है कि भाई गवर्नमेंट हमारी हज यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं उनको सब्सिडी देती है, हिंदू धर्म के लिए भी कुछ करती है, और हर धर्म के लिए कुछ कर रही है, यानी कि धर्म में उसका इन्वॉल्वमेंट है। किसी एक धर्म में होता तो हम बोलते हैं कि सेकुलर नहीं है, लेकिन सारे धर्मों में तो सेकुलर है। और अगर सारे धर्मों में ना होता तो भी हम बोलते सेकुलर है, लेकिन सारे धर्मों में नहीं अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो उसको नेगेटिव सेकुलरिज्म बोलते हैं। इन्वॉल्वमेंट है सारे धर्मों में तो उसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीडीएस सीपीएफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एसएससी के लिए सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इतना ही काफ़ी है आपके लिए। हमारा जो संविधान है इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम मैनी सोर्सेज। बहुत सारे जो कंट्री हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें उठाई हैं, लेकिन जब ये बात रखी गई, ये बात बोली गई कि हमारा संविधान एक तरह से मतलब खरीदा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमने एक तरह से खुद की कोई चीज़ नहीं रखी है, तो उसमें हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको चीफ आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, एंड दैट इज़ वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। the only new thing if there can be any in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country। कि भाई किसी ने मतलब इन्होंने ये साफ साफ ये चीज़ बोली थी कि भाई किसी कंट्री का पेटेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में। अगर कहीं की आइडियोलॉजी हमें अच्छी लग रही है तो उसको हम लेके अपने हिसाब से अपने कंट्री के नीड के हिसाब से उसको मोल्ड करके हम डालेंगे। सारी चीज़ें तो मतलब इतने सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही चुके हैं, तो फिर हम ऐसा तो है नहीं कि कहीं से नई चीज़ निकाल के लाएंगे और किसी या फिर किसी ने पेटेंट करवा रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछता है ये। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बोरो तो करी हैं, लेकिन अपने हिसाब से उसको चेंज किया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से ली। ये वाला पार्ट हम लास्ट में, यानी कि जब पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तब इस पर फिर से वापस आएंगे, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। जब तुमको पता ही नहीं है इम्पीचमेंट क्या होता है तो फिर मेरा ये पढ़ाना तो एकदम जायज़ मतलब एकदम फालतू हो जाएगा कि इम्पीचमेंट क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा अमेंडमेंट हमने यहाँ से बोरो किया, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी यहाँ से बोरो किया, जबकि अब अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं कि लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी होता क्या, ये कल पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होते हैं पढ़ाई नहीं है, डीपीएसपी क्या होते हैं पढ़ाई नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो एक्चुअली मुझे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको बताता चलूँगा कि भाई फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए है। जब वो पढ़ेंगे डीपीएसपी जब पढ़ेंगे तो वो बताऊँगा कहाँ से लिए है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप होती चलेंगी, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, और जो चीज़ें बचेंगी हम लास्ट में उसको समराइज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी आते हैं आज के अपने फाइनल टॉपिक पे, एंड दैट इज़ शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ क्या होती हैं? जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स में अनुच्छेदों में नहीं लिखी हुई हैं। अब शेड्यूल्स की अगर बात करें तो अभी मैं कल भी बताया था, आज भी मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान में ओरिजिनल यानी मूलतः 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थीं ओरिजिनली, और एट प्रेजेंट कितनी हैं? तो एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं, एट प्रेजेंट 12 अनुसूचियाँ हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से बनता है? क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बनता है कि किस शेड्यूल में क्या है और किस अमेंडमेंट से हमने किस शेड्यूल को ऐड किया। ये दो तरह के आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो कि किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। अभी इस बात पे मत जाइएगा कि सर याद कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो याद मैं आपको करवा दूंगा। अभी बस आप समझने पे जोर लगाइएगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, रोज़ के कंपैरिजन में वॉइस की वॉल्यूम काफ़ी कम है। अभी बताइएगा कि कैसी क्या है। ठीक है,
वाई डू यू रिमूव वीडियो इमीडिएटली? बिकॉज बर्थडे, सॉरी क्या बर्थडे ऑफ किंग कोहली, अच्छा क्योंकि आपकी बैच ही क्लासेस होती हैं, ठीक है। चलो भैया, तो अभी आते हैं शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। प्रियम्बल कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ना है वो, ठीक है। शेड्यूल 1 कितने हैं? 12 हैं। तो पहले में क्या दिया हुआ? नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और उनका क्षेत्राधिकार, उनका अधिकार कहाँ तक है, उनका यूपी का अधिकार यहाँ तक है, एमपी का अधिकार यहाँ तक है, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। दूसरा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोल्यूमेंट एंड अलावेंस, भत्ता कितना मिलेगा किसको? जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है, और हो गए हमारे इसमें स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, किसके? डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर ये सब आपके लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा के और विधानसभा के। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ के? राज्यसभा और जो विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मुझे पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आपको नहीं पता तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं पता है तो अभी के लिए बस थोड़ा सा देख लो, बाकी आगे जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना तो आई थिंक सबने नाम सुना होगा यार, लोकसभा और विधानसभा। तो ऐसे समझ लो कि जो विधानसभा और ये जो लोकसभा को जो चलाते हैं, काइंड ऑफ मॉनिटर होते हैं इस क्लास के, उनको स्पीकर बोलते हैं। उसके जो नीचे होता है डेप्यूटी स्पीकर। ऐसे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में और विधान परिषद में। ये सबका जो भत्ता है, अलावेंस, वो कितना मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है? तो और यहाँ पे लिखा हुआ है जजेस का। जजेस कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और किसका लिखा हुआ है? कैग यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का। तो इन सब का लिखा हुआ है क्या, कितना भत्ता वगैरह मिलेगा। तीसरे अनुसूची में ओथ और अफर्मेशन यानी कि उनकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन सी क्या शपथ लेगा। तो इसमें किसकी शपथ लिखी है तो ध्यान रखना, एक तो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स का मतलब हो गया यूनियन के मिनिस्टर्स भी और स्टेट के मिनिस्टर्स भी। बोले तो आपके एमपीज़ यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद लोग भी, और एमएलए जो विधायक लोग होते हैं, वो सब का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओथ लिखा हुआ है। प्लस जो जजेस और कैग हैं उनका भी ओथ और अफर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जजेस हो गए, कैग हो गए, ये कॉमन है किसमें? आपके अलावेंस वाले में भी और ओथ और अफर्मेशन वाले में भी। और अलग कहाँ पे हो रहा है? अलग यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ मिनिस्टर लोग हैं। ऊपर मिनिस्टर लोग नहीं थे और नीचे प्रेसिडेंट लोग नहीं हैं, ठीक। बाकी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये सब रहेंगे। और क्योंकि स्पीकर पद की तो कोई खैर शपथ होती नहीं अलग से, तो वो तो खैर नहीं रहेंगे। बस ये ध्यान रखना कि जजेस और जो कैग होते हैं, जजेस और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये दोनों में कॉमन है शेड्यूल और 2 और 3 में। यहाँ पर ऊपर शेड्यूल 2 में प्रेसिडेंट और गवर्नर लोग हैं और शेड्यूल 3 में मिनिस्टर्स और ये एमपीज़ और एमएलए लोग हैं, ठीक है। 4th शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यहाँ पर राज्यसभा ना लिख के काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, तो क्योंकि राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें सीटों का आवंटन दिया है, मतलब ये दिया है कि क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि राज्यसभा में विधानसभा के लोग ही विधानसभा के लोग ही खुद में आपस में चुन के भेजते हैं कुछ लोगों को। हर पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी तरफ से, चुनाव होते हैं और वो लोग भेजते हैं राज्यसभा में। तो किस राज्य से, किस स्टेट से कितने लोग जाके बैठेंगे राज्यसभा में, वो दिया हुआ है यहाँ पे। और किस तरह से चुनाव होगा उन लोगों का, वो दिया हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हमारे राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि हर राज्य से इक्वल नंबर ऑफ पीपल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूपी से 31 लोग जाते हैं राज्यसभा में, तो वहीं सिक्किम जैसे राज्य से सिर्फ 1 लोग जाता है राज्यसभा में, ठीक है। तो किस तरह से सीटों का आवंटन होगा जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, वो यहाँ पे दिया हुआ है 4th में। 5th में प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किस तरह से प्रशासन चलेगा शेड्यूल्ड एरिया का और शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे 6 शेड्यूल पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आपको डाउट आएगा, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा शेड्यूल 5 और 6 क्या होता है। शेड्यूल 6 में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। 5th में क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। यहाँ पे क्या है? ट्राइबल एरिया। अंतर क्या होता है शेड्यूल 5 और 6 में, वो समझो। शेड्यूल 6 में स्पेसिफिकली हमारे 4 राज्यों का मेंशन है, असम, त्रिपुरा,
मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्यों का यहाँ पे क्या है, मेंशन है इस पर्टिकुलर शेड्यूल 6 में, यानी कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। और ट्राइबल एरियाज कौन से स्टेट के, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब अंतर क्या है 5वें और 6वें में, देखिए 6वें वाले में क्या है कि जो भी स्टेट को शेड्यूल 6 में डाल दिया जाता है, स्टेट या यूटी को, उसके पास एक तरह से काइंड ऑफ वीआईपी पास मिल जाता है। वीआईपी पास का मतलब उसको ये ऑटोनॉमी मिल जाती है एक ग्रेटर एक्सटेंट पे कि वो अपनी एक तो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल ऑटोनॉमस काउंसिल सेटअप कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ऑटोनॉमस काउंसिल। और इसके पास इतनी पावर होती है कि ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा, कैसे चेंज होके इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ के लोगों की नीड्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये शेड्यूल 6 अगर स्टेटस किसी को मिल जाता है तो वो इसके पास पावर आ जाती हैं। और इसी के लिए तो लद्दाख के जो सोनम वांगचुक है, आपने सुना होगा, देखा होगा अभी रिसेंट में, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना जाने कब से। वो चाहते हैं या तो स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए लद्दाख को, ठीक है, और शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया जाए उसको, क्योंकि शेड्यूल 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है। और क्या कोई यहाँ पे एक कोई क्वालिफिकेशन होता है, क्या कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है शेड्यूल 6 में डलने का? तो ये होता है कि जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसको शेड्यूल 6 में डाल दिया जाता है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कोई मान लेते हैं स्टेट है, ठीक है, और स्टेट का कोई छोटा सा हिस्सा है, उसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, SA इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है या फिर कहीं पे मांग उठती है कि किसी स्टेट के किसी छोटे से पार्ट में उन लोगों को, कुछ लोगों को ऑटोनॉमी देने की नीड है टू अ सर्टेन डिग्री, तो वहाँ पर उस एरिया को शेड्यूल 5 के कैटेगरी में रख दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें करंटली, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया। इन राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे शेड्यूल्ड 5 एरियाज या फिर शेड्यूल्ड एरियाज। उतनी ऑटोनॉमी इनके पास नहीं होती है जितनी कि शेड्यूल 6 एरियाज वालों के पास होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शेड्यूल्ड एरिया की। यहाँ किसकी बात हो रही है, ट्राइबल एरिया की। और यहाँ पर आपके स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स मेंशन्ड हैं। वो 4 स्टेट्स आपसे पूछ लेगा इस तरह से कि इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है या फिर है। जनरली वो क्या करता है, वो मणिपुर को ऑप्शन में रख देता है और आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ATM, ठीक है, ATM सबने सुना होगा, ATM जिससे हम पैसे निकालते हैं, और ATM दैट इज़ मनी। ATM मनी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ATM से मनी निकालते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं ATM मनी। लेकिन ध्यान रखना, इस ATM में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है इसमें, इस ATM में मनी नहीं है, ऐसे करके याद करना आपको। इतनी चीज़ क्लियर हुई शेड्यूल 6 तक? यस, ATM विदाउट मनी, यस। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM क्विक टूर, रुक जाओ अभी, है ना, सब कुछ हम बताएंगे, लेक्चर खत्म हो जाए, फिर तुमको लगे कि सर ये नहीं पढ़ा हो, ये नहीं समझाया हो, या फिर समझ नहीं आया, तो फिर हमें बता देना, ठीक है। अभी आप पढ़ते रहो, वो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, हम बूढ़े PM के टीयर्स भी अभी निकालेंगे, ठीक है, अभी पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, ट्रिक वगैरह बाद में। शेड्यूल 7, 3 लिस्ट कंटेनिंग सब्जेक्ट इन विच यूनियन एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज। इसमें शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल में है क्या कि ये जो 3 सूची हैं इसमें जितने सब्जेक्ट हैं, भाई है क्या कि यूनियन के पास भी अपना खुद का लेजिस्लेचर है, स्टेट के पास भी खुद का लेजिस्लेचर है। वो लेजिस्लेचर करता क्या है, अभी बताया है, लॉ बनाता है, कानून बनाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट आता है डिफेंस, तो इस पर कौन कानून बनाएगा, यूनियन बनाएगा कि स्टेट बनाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो ऐसे डिसाइड होगा कि वो सब्जेक्ट किस लिस्ट में मेंशन्ड है। अगर यूनियन लिस्ट में है तो यूनियन यानी कि जो पार्लियामेंट है, देश की संसद है, वो कानून बनाएगी। अगर वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का कोई विषय है, तो वहाँ का जो उस हर राज्य की जो
लेजिस्लेचर है, वहाँ का जो विधानमंडल है वो कानून बनाने के पावर रखेगा। ये क्या होता है कंकरेंट? ये लोकल गवर्नमेंट का होता है क्या, नगर पालिका और पंचायत का? नहीं, ये वो लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं जिसपे बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट, बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों ने ही बना डाला तो ध्यान रखना यूनियन का प्रिवेल करता है। अगर दोनों ने बना दिया, वैसे तो दोनों बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर यूनियन का मन हुआ तो यूनियन ने बना दिया, स्टेट का मन हुआ तो स्टेट ने बना दिया, आपस में लड़ेंगे नहीं वो इस बात पे। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो फिर यूनियन का प्रिवेल करेगा, यूनियन का माना जाएगा, स्टेट का नहीं। समझ गए? तो क्या सर ये सब्जेक्ट हैं? जी हाँ ये सब्जेक्ट हैं। क्या सर याद करने हैं? हाँ याद करने हैं। क्या सर इतने सारे याद करने पड़ेंगे? इतने सारे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे हैं। तो यूनियन लिस्ट में आप ये समझो 100 सब्जेक्ट हैं, 100। स्टेट लिस्ट में 67, ठीक है, 67 सब्जेक्ट्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये तो मैंने वो लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको पूरे देखने हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये इतनी बड़ी सी लिस्ट है, ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी हमारी यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1, ठीक है। इसमें ये 1 2 आप देख सकते हैं, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है ये। तो कितने सब्जेक्ट है गिनते जाना, ये कितने सब्जेक्ट हैं ये आपको दिखेंगे 97 सब्जेक्ट। ये ओरिजिनली 97 थे, ओरिजिनली जब संविधान बना था। अभी क्या है, अभी इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट से कुछ सब्जेक्ट को इधर से उधर डाला गया है। स्टेट लिस्ट पे भी आ जाओ। स्टेट लिस्ट में गिनना कितने हैं, तो स्टेट लिस्ट में है टोटल 66 सब्जेक्ट। लेकिन इसमें अभी कम हो गए हैं, ठीक है, यूनियन में बढ़ गए हैं 3 और इसमें कम हो गए हैं। कॉन्करेंट में अगर बात करेंगे समवर्ती सूची में, तो इसमें भी कम हो गए हैं। कितने अभी, मतलब 47 थे, अभी 45 हैं, ठीक है। तो 47 ओरिजिनली थे, तो ओरिजिनली यूनियन में थे कितने थे, 97 थे, ठीक है। और इसमें कितने थे, स्टेट में 67 और इसमें 47, ठीक है। 67 ही थे ना इसमें, 67 ही थे ना इसमें, सॉरी 66, ठीक है। तो 66 ध्यान रखना, 66 सब्जेक्ट थे ओरिजिनली अगर बात करें तो, ठीक है। तो 97 66 और 47 ऐसे याद कर लो, 97, ठीक है, 67 और 47, बस ध्यान रखना 67 ना हो, वो 66 है। तो इतने सारे हैं, तो क्या सर सारे हम याद कर पाएंगे? वो तो आप कर नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे किसी को याद नहीं हो सकते हैं। तो फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम फिर करेंगे कैसे? तो देखो, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे जिनका लेना देना हमारे पूरे देश से होगा। जैसे डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो डिफेंस आप खुद ही सोचिए, ये स्टेट को दिया जाएगा क्या? हाँ, यूपी अपना डिफेंस का अलग बना रहा है और वो बना रहा है, तो जब पूरे कंट्री के डिफेंस की बात आएगी तो ऑब्वियस बात है वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा। नागरिकता को लेके, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इंश्योरेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड माइंस, सेंसस, ये सारा काम, बैंकिंग, कॉमर्स, यूनियन लिस्ट में आता है। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वाले छांट के लिख दिए हैं, ये मत समझना रैंडम लिख दिया है, कोई भी उठा के लिख दिया, नहीं, इंपॉर्टेंट वाले लिख दिए हैं आपके एसएससी के पेपर में, तो आराम से आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा एक तो समझ रखिएगा, अगर मान लो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, नहीं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर पाएंगे, जितने यहाँ पे मैंने लिखे हैं उसके बेसिस पे। हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, लोकल गवर्नमेंट जो हो गई हमारी, जो पंचायत और नगर पालिका हो गई, इसको लेके कानून बनाने की शक्ति, दारू हो गई, लिकर यानी एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गई, बेटिंग और गैम्बलिंग जो होता है, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने ड्रीम 11 बैन कर दिया था, क्योंकि बेटिंग और जो गैम्बलिंग है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट कर सकती है। मैरिज और डाइवोर्स हो गया। अब मैरिज और डाइवोर्स ये क्या है भाई, ये कोई सुलझा सका है आज मामला, मतलब ये कोई आज तक सुलझा सका है ये मामला? मैरिज और डाइवोर्स वाला नहीं सुलझा सका है, तो यूनियन और स्टेट ने दोनों ने क्या बोला, इसको बीच में रख लेते हैं, है ना। तुम्हारे पास आए तो तुम बोल देना कि तुम्हारा मतलब उसका मसला है, और हमारे पास आएगा तो, है ना, तो ऐसे आपस में जो है इधर से उधर करते रहेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी मामला है। ऐसे ही आपका जो लेबर डिस्प्यूट, लेबर्स के झगड़े होते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, यानी कि जब कोई दिवालिया हो जाता है, नहीं लोन वगैरह चुका पाता है, तो उसको लेके अगर कुछ कानून बनाना है तो वो दोनों बना सकते हैं। बिजली एंड इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, वेट्स एंड मेजर्स, ये सब आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, एंड दैट इज़ यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड। कभी भी इंटर स्टेट लिखा हुआ आ जाए, इंटर स्टेट ये, इंटर स्टेट वो,
इंटर स्टेट अगर लिखा आ जाए वो यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट होगा। कई सारे इंटर स्टेट के तरह से आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं यूनियन लिस्ट में। तो एक जनरल नोशन ध्यान रखना कि इंटर स्टेट अगर आपको दिख जाए तो इंटर स्टेट में आप क्या मारेंगे, इंटर स्टेट में आप मारेंगे यूनियन लिस्ट। ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब है कि भाई दो स्टेट का लेना देना हो गया यहाँ पे। मान लो यूपी और एमपी, तो अब यूपी एमपी, तो अब यूपी तो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, एमपी अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, तो फिर ये मामला किसको दे दिया गया, यूनियन का। अगर दो दो राज्यों में, फिर दो से ज़्यादा राज्यों से जुड़ा कोई मसला है तो फिर वो यूनियन को पास ऑन कर दिया जाता है कि भाई तुम डिसाइड करो कैसा क्या होगा। ठीक है, क्लियर थी चीज़। हमारा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 42वां संविधान संशोधन, उसने क्या किया था, उसने हमारे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट जो लिस्ट होती है समवर्ती सूची, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। अगेन रिपीट, 42nd अमेंडमेंट ने कुछ हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिया था 42nd अमेंडमेंट ने स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन यानी शिक्षा, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, शेड्यूल हमने कहां तक देखे हैं अभी, 7 तक। तो 7 शेड्यूल क्लियर सभी को? सर बताया तो मैंने अभी आपको कितने इतने बताए थे ना, 97 बताया था मैंने, 66 बताया था और 47। ठीक है, अभी 100 है, इसमें बढ़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बस स्टेट में घटे हैं, यूनियन में बढ़े हैं और कंकरेंट में बढ़े हैं 52। ठीक है, इसमें यूनियन में बढ़े हैं और जो कंकरेंट है उसमें बढ़े हैं। 47 थे और अभी कितने हैं, 52 हैं। वहीं अगर हम बात करें जो स्टेट लिस्ट है उसमें 66 है, 61 मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो वो घट के हो गए हैं, तो सिर्फ स्टेट वाले में घटे हैं, दोनों में बढ़े हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले शेड्यूल पे जो बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, आधिकारिक भाषाओं की। तो ये क्या है आधिकारिक भाषाएं? तो इसमें पहले ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, 14 भाषाएं थी। अभी आज कितनी हैं, तो आज 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं। इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं अलग से वहीं 7 शेड्यूल वाले जगह में इसको लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको लैंग्वेजेस वाला पार्ट बताना है तो इरेज करना पड़ेगा। तो 14 थी, अभी कितनी है, 22। क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से बनता है, एक तो पूछेगा कि इस 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि किस अमेंडमेंट से किस लैंग्वेज को ऐड किया गया था, और चौथा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस अमेंडमेंट से किस लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो टोटल यहाँ पर 3 अमेंडमेंट होते हैं, 21st और 91st और 92nd, सॉरी 91st बोल रहा हूँ, 71st होगा आपका ये। ठीक है, 21st, 71st और 92nd अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट हुआ था आपका इन द ईयर 1967, 1967। ये ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिखता चलूँगा जब भी कहीं आएगा अमेंडमेंट, तो सो दैट कि थोड़ा सा दिमाग में आपको रहे कि हाँ यार अगर ये अमेंडमेंट इस साल में हुआ था तो ये अमेंडमेंट इस साल में हुआ होगा, अगर कभी इस तरह का सवाल बन जाए तो। ठीक है, वैसे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद करना है कि किस अमेंडमेंट से किस लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज को जोड़ा गया था वो थी सिंधी लैंग्वेज। सिंधी कहाँ बोली जाती है ज़रा बताइए? 71st से हमने जोड़ा था कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। ठीक है, और 92nd से किसको जोड़ा था, 92nd से जोड़ा था BDSM को। ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद करना है, और ट्रिक भी मैंने बता ही दी है। हो सकता है कुछ लोगों के पल्ले ना पड़ी हो, नहीं पड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पड़ गई है तो अच्छी बात है, भूलेंगे नहीं कभी कि 92nd अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। तो BDSM याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, और 74 से कैसे याद रहेंगी, 3 जोड़ी गई तो KNM, के जैसे हम पढ़ते हैं ना ABCD, तो JKLMN, तो KNM ऐसे करके याद कर सकते हैं। और 21st वाली याद कर लीजिएगा, सिंधी। ठीक है, तो 14 थी, 22 हो गई अभी। कभी कभी अगर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो वो या तो इंग्लिश रखेगा या भोजपुरी रखेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये होंगी 8 शेड्यूल में, लेकिन 8 शेड्यूल में नहीं है। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये 8 शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है और भोजपुरी नहीं है। ठीक,
चलो इसको मैं लास्ट में बता देता हूँ कि क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्योंकि अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात आई है तो क्लासिकल लैंग्वेजेस चलो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। अभी हम 9 शेड्यूल पे फोकस करते हैं। तो आप एक चीज़ को अभी ऑब्जर्व करिए कि 8 शेड्यूल थे हमारे ओरिजिनली, ठीक है, लेकिन लेकिन बाद में 4 और ऐड हुए होंगे तभी तो 12 हुए। तो 9वां, 10वां और 11वां और 12वां इनको अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया था एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। इसमें है क्या, प्रोविजंस रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी। और इसमें एक प्रोविज़न और ऐड किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में, अनुसूची में अगर हम कुछ भी डाल देंगे हम या स्टेट का लेजिस्लेचर, तो इसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। क्यों डाला होगा इसको? क्योंकि उस समय क्या होता था कि हम जब आज़ाद हुए थे, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। तो जब आज़ाद हुए थे 1947 में, तो उससे पहले ज़मींदारी प्रथा चलती थी। तो ज़मींदार के पास एक ज़मींदार के पास ना जाने कितनी ज़मीन होती थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, और कुछ हमारे लैंडलेस लेबरर्स होते थे। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया कि इसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लैंड को, ठीक है। एक लिमिटेशन लगाएंगे, कैपिंग लगाएंगे कि कितनी प्रॉपर्टी कोई होल्ड कर सकता है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उस समय एक मौलिक अधिकार होता था। तो लोग न्यायपालिका चले जाते थे, तो फिर क्या करना पड़ता था, ये सब मामला गड़बड़ा जाता था, क्योंकि सरकार ये करना चाह रही है कि लोगों की ज़मीन अगर बहुत ज़्यादा है तो उनसे ज़मीन छीन के जिनके पास नहीं उनको देना चाह रही है, ठीक है, रॉबिनहुड टाइप काम। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि उस समय फंडामेंटल राइट होता था, तो वो लोग चले जाते थे जुडिशरी के पास, और जुडिशरी को न्याय देना पड़ता था, क्योंकि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है, संविधान के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए उसने बोला कि अगर इसमें हमने कुछ चीज़ रख दी तो उसको रिव्यू नहीं कर सकते हो आप। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, जुडिशरी ने खुद बोला कि ये ऐसा नहीं संभव है, हम रिव्यू कर सकते हैं। ये 1973 1973 में हाँ उसी टाइम पे जाके बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला। तो ध्यान रखना, इसमें लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी को लेकर लॉज हैं। शेड्यूल 10, इसको हमने जोड़ा था 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, 52वां जो संविधान संशोधन है उससे जोड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस अमेंडमेंट से जोड़ा था। इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल अगर कोई एमपी यानी कि सांसद और एमएलए यानी कि विधायक करता है तो उसका क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये है शेड्यूल 10 में। यानी इससे पहले अगर कोई दल बदल करता था तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था? नहीं किया जाता था। इसके बारे में डिटेल में कि किस किस केस में डिफेक्शन लगता है, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, और किस केस में नहीं लगता है, वो पार्लियामेंट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना है, ये शेड्यूल 10 में डिफेक्शन के बारे में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कैसे क्या याद करना है। 52nd अमेंडमेंट से शेड्यूल 10 को जोड़ा गया है, बस बात खत्म। सिर्फ अभी 2 चीज़ें याद करनी, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया इसको और क्या दिया हुआ है इसमें। कि कोई अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसी को दल बदल विरोधी कानून उसके खिलाफ लगता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देन आते हैं शेड्यूल नंबर 11 और 12 में। शेड्यूल 11 डील करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू द पंचायत, और शेड्यूल 12 डील करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू द म्यूनिसिपैलिटीज। इसको जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट से, 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है, जो हुआ था आपका 1990। वैसे तो हुआ तो 1992 में था, लेकिन इम्प्लीमेंट 1993 में जाके होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो 74th अमेंडमेंट, ये भी आपका 1993 में ही जाके इम्प्लीमेंट होता है। दोनों एक साथ ही हुए थे, 73rd और 74th अमेंडमेंट, ठीक। अब ये जो पंचायत है तो इसको लेके प्रोविजंस दिए हैं। आपसे अगर कभी पूछे कि कितने फंक्शनल मैटर्स दिए हैं, तो 29 फंक्शनल मैटर्स दिए हैं, यानी कि वो मैटर्स, ठीक है, वो मैटर्स जिस पे कि पंचायत उन पर्टिकुलर मैटर्स पे काम करेगी, वो मैटर्स दिए हुए हैं। म्यूनिसिपैलिटी में अगर बात करेंगे तो 18 फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं, 18, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसको बताओ, ट्रिक बता दें क्या? अगर ज़रूरत ना हो तो फिर ना बताएं, अगर आप लोग ऐसे याद कर लोगे तो। जो 12 शेड्यूल्स हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है।
और किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? टीएस पंचायत 29 IR कोयलो केस, वो सब बताएंगे IR कोयलो केस, ठीक है। क्या चीज़? दोनों का सेम ही है, ठीक है, दोनों का सेम ही है। दोनों का सेम ही है, मैंने बताया तो था, ठीक है। 1992 में हुआ था, इम्प्लीमेंट हुए थे 1993 में जाके दोनों, ठीक है। चलो, तो अभी करें क्या, ट्रिक बता देते हैं आपको फिर, ठीक है। तो ट्रिक ये है, एंड दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम होती है हमारी ट्रिक इसमें, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये ट्रिक होती है शेड्यूल्स को याद करने के लिए। टी से हो जाता है आपका टेरिटरी, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ फिर समझा भी दूंगा, ठीक है। टेरिटरी, किसकी टेरिटरी? यूनियन और स्टेट्स के नाम और उनकी टेरिटरी। अब एग्जैक्टली मैच तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रिलेट करके आपको याद करना होगा। ई से क्या है? एमोल्यूमेंट, यानी कितना उनको भत्ता मिलेगा। एमोल्यूमेंट किसको? प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैग, जजेस, इन सबको। इसमें ए से क्या है? अफर्मेशन और ओथ है। किसकी अफर्मेशन एंड ओथ दी हुई है? तो इसे अगेन कैग और जजेस तो हमारे कॉमन है। अच्छा, कैग क्या होता है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कैग कैग क्या होता है सर? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अफर्मेशन एंड ओथ दिया हुआ है। किसकी दी हुई है? मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, इनकी। आर से क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा दिया हुआ है इसमें। एस से क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से क्या है? अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो हमारे 4 राज्य हैं एटीएम मनी करके जिनको हमने याद किया था। एफ से क्या है? एफ से फेडरल प्रोविजंस है। फेडरल प्रोविजन का मतलब क्या होता है? कि जो पावर का डिवीजन होता है। आप यहाँ पे देखो, मैंने जानबूझ के वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, फेडरल प्रोविजन, सो दैट आप इसको फेडरल प्रोविजन करके याद करो सो दैट ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओ से क्या है? ये 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, इसमें आधिकारिक भाषाएं दी हुई हैं। एल से क्या है? एल से लैंड प्रोविजन, जिसको कि हमने फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया था, ठीक है। डी से क्या है? डिफेक्शन, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं, जिसको कि 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया। पी से क्या है? पंचायत, जिसको कि 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया। और एम से क्या है? म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर पालिका, जिसको कि हमने 74th अमेंडमेंट से ऐड किया। क्लियर? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम खत्म। अब कुछ क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तब तक हम ये बता देते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो अभी तक क्लासिकल लैंग्वेजेस होती थी 6, लेकिन अभी हो चुकी हैं 11। कौन कौन सी वो देख लेते हैं। तो 6 कौन कौन सी होती थी? वो होती थी आपकी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, और ओडिया। तो मैं आसानी से याद करवा देता था कि भाई इसको ऐसे याद कर लो, तू शुरू तो कर। मैंने ऐसे याद किया था, बाकी अगर आपको जैसे याद करना हो, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, तू शुरू तो कर, ठीक है। तू शुरू तो कर, मैं आर्या, ठीक है। तो आर्या से क्या हो जाएगा? ओडिया, मैं से मलयालम, कर से कन्नड़, तो से तेलुगु, शुरू से संस्कृत और तू से तमिल। लेकिन अभी क्या है कि 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस, अभी रिसेंट का ही, ठीक है, आपका पिछले महीने का ही न्यूज़ है, अक्टूबर का, जहाँ पे 5 नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। कौन सी हैं 5 न्यू लैंग्वेजेस? तो ये है आपकी पाली, प्राकृत, मराठी, असमीज़,
और बंगाली, ठीक है। तो ये 5 हमारी जो नई क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी मतलब नई हैं, तो यानी इसका मतलब है टोटल कितनी हुई अभी, टोटल 11 लैंग्वेजेस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। टोटल 11 लैंग्वेजेस हो जाएंगी, ठीक है। 6 पहले थी, 5 नई ऐड हुई हैं। क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, इंडियन फेडरलिज्म का। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपके। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, या मतलब आपके CDS और CAPF के क्वेश्चन हैं, अभी हम SSC वाले भी करेंगे। फारसी को अभी ऑफिशियली किया नहीं गया है, ठीक है। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कौन सा नहीं है, फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद द सेंटर। अब ये रेजिडुअरी पावर क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। मान लो कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे सब्जेक्ट को रेजिडुअरी सब्जेक्ट या फिर रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, और उसमें लॉ बनाने का पावर, उसमें कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो यूनियन के पास होती है। केंद्र यानी संघ को वो शक्ति दी गई है कि वो रेजिडुअरी लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। रेजिडुअरी का मतलब है जो किसी तीनों लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन में है, ना तो स्टेट में है, और ना तो कंकरेंट में है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे तो जब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मैं समराइज़ करूंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं आपको कि कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। याद करना चाहते हो तो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे चलती है, एकल नागरिकता है, ये भी सब बात सही है। एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, ये भी सही है। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, देखो ये तो सही है, ये तो तुम आज के लेक्चर से समझ गए, लेकिन पहला वाला गलत क्यों है ये तुम कल के लेक्चर से समझोगे। 42 वाला ये CDS में क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक CDS या फिर CAPF का ही होगा, ठीक है। CDS और CAPF का ही है सारे क्वेश्चन ये जो स्क्रीन शॉट से लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला शेड्यूल, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS ऑफ ओल्ड L, ठीक है। टेरिटरी, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये तो होगा नहीं, ये ट्राइबल एरियाज से तो संबंधित ही आपका 5th शेड्यूल होगा, तो यानी कि ये आपका, अच्छा कितने पेयर सही मैच्ड हैं, तो ये तो सही मैच होगा नहीं। एक सेकंड, किसकी बात हो रही है, 5th शेड्यूल की बात हो रही है, बिल्कुल सही मैच्ड है ये तो, बिल्कुल सही मैच्ड है ये, ठीक है। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिल्कुल सही है। 9th शेड्यूल, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, नहीं, ये तो 6th शेड्यूल में है, ये तो 6th शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल जिसको कि फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो उसमें लैंड प्रोविजन और जमींदारी को लेकर लॉज दिए हुए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, एफर्मेशन और ओथ दी हुई है। एलोकेशन ऑफ सीट और इन राज्यसभा, TEA, ओके, TEAR से राज्यसभा, 4th शेड्यूल में है राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट में सीटों का आवंटन, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1st शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये भी गलत हो जाएगा। TEA तीसरे वाले में है अफर्मेशन और ओथ, तो सिर्फ एक ही आपका सही मैच है, ऑप्शन नंबर 1st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इनमें से सेंट्रलाइजेशन का फीचर कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, कौन से सोर्सेज हैं लॉ के, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से आंसर करिए। कहाँ पे, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या तुमको, हैं कि तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्रा में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाएगी, मलयालम आपकी कहाँ बोली जाएगी, जो आपका ये मलयालम की अगर बात करेंगे तो ये आपका केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में बोली जाती है, ओडिया उड़ीसा में बोली जाएगी। प्राकृत और पाली हमारी एशियन लैंग्वेजेस अभी तो ऐसा बोली नहीं जाती हैं, लेकिन इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है, ज़रूरी नहीं कि किसी स्टेट से इन्वॉल्वमेंट होगा। मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाएगी, और आपका जो बंगाली है वो आपका बंगाल में बोली जाएगी। इसमें अब क्या स्टेट बताने की ज़रूरत है, और स्टेट आपसे पूछेगा भी नहीं आज सच वो, ठीक है। चलो हाँ, मलयालम आपके वहीं पे होती है, ठीक है, केरल और वाले एरिया में, केरल हो गया, या फिर थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ लक्षद्वीप में ही बोली जाती है। सेंट्रलाइजेशन, नेशनल यूनिटी नॉट अ फीचर ऑफ,
सेंट्रलाइजेशन का नेशनल यूनिटी है कि भाई ठीक है, केंद्रीय एक मतलब एक नेशनल यूनिटी है, वो सेंट्रलाइजेशन का फीचर होगा। यूनिफॉर्मिटी है सब में, ये भी होगा। प्रॉस्पेरिटी है, ये भी होगा। बट लिबर्टी इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक सोर्स है लॉ का, ठीक है। जो कस्टमरी लॉ चलते हैं, केस लॉ चलते हैं, स्टैट्यूट चलते हैं, ये सारे सोर्सेज होते हैं कानून के। अब ये मत समझना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे देश में ऐसा नहीं है कि यूसीसी लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हुआ है हमारे देश में कि हर किसी, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक ही लॉ एग्जिस्ट करेगा। अभी तक ये नहीं है, ठीक है। ट्रिपल तलाक मतलब ख़त्म हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ मतलब मुस्लिम धर्म में कुछ शरिया के हिसाब से नहीं होता है, और हिंदू कोड ऑफ जो लॉज हैं, कस्टमरी लॉ, उनके हिसाब से हमारी जुडिशरी इंटरप्रेट नहीं करती है। उनको भी इंटरप्रेट करती है हमारी जुडिशरी, जो कस्टमरी लॉ होते हैं, केस लॉ होते हैं, स्टैट्यूट्स होते हैं। तो इसलिए सारे ही सोर्सेज ऑफ लॉ होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये है हमारे जो 7 शेड्यूल से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज़ कि कौन सा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, कौन स्टेट लिस्ट का। ये आपका क्वेश्चन है CAPF का, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग CAPF 2019 का क्वेश्चन है ये, और ये भी आपका CAPF का ही है आई थिंक, ठीक है। स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो ये बहुत ही लोकल लेवल की चीज़ है। हेल्थ सैनिटेशन हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है। आपका जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गया, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो पहला सही है। नागरिकता वगैरह सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। अगर पहला और दूसरा है तो अपने आप ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सिंपल। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें कि 1 2 ही सिर्फ अकेले हों। 1 2 के साथ 3 भी फ्री में मिल रहा है, तो उसको भी लपेटे में ले लो, क्योंकि ये तो अभी हम पढ़ ही के आ रहे हैं कि हेल्थ सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में और सिटीजनशिप। तो वही मैंने बताया था कि अगर आप वो याद कर लोगे जो मैंने लिखे हैं, बड़े सोच समझ के मैंने लिखे हैं, ठीक है, ऐसे रैंडम कोई नहीं चिपका दिए हैं, तो आपका बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। ये तो फिर भी आपका CUPSC CAPF का क्वेश्चन है, SSC में भी काफ़ी हाई चांसेस है कि आराम से आपका बन जाएगा। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वहाँ पे नहीं लिखे थे, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टफर साइड में। लेकिन अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका कंकरेंट लिस्ट में आएगा तो क्रिमिनल लॉ भी कंकरेंट लिस्ट में आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर क्रिमिनल लॉ स्टेट लिस्ट में आएगा तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी स्टेट लिस्ट में आएगा। ट्रू यहाँ पे ये है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, और क्रिमिनल लॉ भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में ही आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली विल बी दी करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो SSC ने आपके पूछा है। करिए पहला क्वेश्चन। ये आपका CHSL का क्वेश्चन है 2024 का। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे। छठ पूजा छुट्टी, छठ आज से शुरू है ना? क्यों छठ आज से शुरू है ना? और घाट घेरा है क्यों? जो बिहार से हैं भैया, घाट वाट घेर लेना, क्लास व्लास तो होती रहेगी ऐसा ना हो कि घर में पिटाई पड़ गई। ले मॉरिस जोन्स सही आंसर है, केसी वेरे गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि केसी वेरे ने बोला था क्या, क्वाजाई फेडरल, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगला है सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे? नो राजन कुमार, आई डू नॉट। जी सर घेर आया, अच्छा। हाँ अभी घेर आना नहीं पता चला, लोग घर में घेर दिए गए, घेर के मारा कुटाई चल रही तो भाई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था एक फीचर है। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट मीन्स, फेडरलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन लेवल, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री, स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ वन नेशन। तो डेफिनेशन लिखी थी वहाँ पे मैंने, इसी दिन के लिए नहीं लिखी थी कि तुम गलत आंसर दोगे इसका। CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का फीचर नहीं है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डुअल सिटीजनशिप, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
जतिन आहूजा जी, उसके लिए थोड़ा सा आपको हायर लेवल में चीज़ें और करनी पड़ेंगी। ये आपका बेस बहुत ही स्ट्रांगली सेटअप कर देंगी, ठीक है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपका बहुत ही स्ट्रांग बेस बन जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल में आपको चीज़ें कहीं कहीं पे जाना पड़ सकता है। ये नहीं बोलूँगा कि हर जगह, कहीं कहीं पे जाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आप पहले इनको करिए, फिर क्वेश्चंस बनाइए उस पर्टिकुलर एग्जाम की जिसकी आप बात कर रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। तो नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं आंसर क्या दिया है। फिफ्थ का सी आ रहा है, लोगों का आंसर सी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है। ए गलत है, सी सबका सही है, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ना कि डुअल। इसका मतलब कल भी बताया था मैंने कि हर 18+ वोट कर सकता है और सबके वोट की वैल्यू इक्वल होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि भाई न्यायपालिका डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है उसको, न्यायपालिका स्वतंत्र है। और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। मैंने बताया था कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से अमेंड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जो कि हमारे यूनिटरी फीचर होंगे। और रिजिड फीचर वो होते हैं जिनको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, और वो हमारे फेडरल फीचर में आएंगे। नॉट अ यूनिटरी फीचर आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, दोनों सदनों का मतलब मंडल अलग अलग है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो भाई फेडरल फीचर है ये, ठीक है। तो यही यूनिटरी फीचर नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये कैसा यूनिटरी फीचर है। एक ही एकल नागरिकता यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट कर रहा है गवर्नर, यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी फीचर है। एमरजेंसी प्रोविजंस यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है। नाइन्थ, नॉट फेडरल फीचर, कौन सा फेडरल फीचर नहीं है इस पर बताइए। वॉइस प्रॉब्लम, ये एक तो लोग क्यों कमेंट करते रहते हैं यार, ये वॉइस प्रॉब्लम मतलब इतने लोग देख रहे हैं, उसमें से अगर एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत फिर आप ही लोगों के साइड से है, या फिर अगर मेरे साइड से तो बताइए। नहीं राजन भाई, नहीं चाहिए हिंदी नोट्स मेकर, हैं हमारे पास। नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल फीचर नहीं है मतलब यूनिटरी फीचर कौन सा है। डुअल गवर्नमेंट फेडरल है, डिवीजन ऑफ पावर फेडरल है, ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी है, लिखित संविधान है वो भी फेडरल है। क्वाजाई फेडरल किसने बोला था? पेली ने, मिर्डल ने, डाइसी ने, फिर वेरे ने बोला था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड जॉइंट पीएससी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस फीचर में आएंगे? यूपीएससी, स्टेट पीएससी फंडामेंटल राइट होते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं, फेडरलिज्म में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन CHSL 2024। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? अगेन डेफिनेशन इसीलिए नहीं लिखे थे, बुद्धा जी की फ़ोटो इसीलिए नहीं लगाए थे कि तुम ये क्वेश्चन गलत कर दो, हैं। मेहनत अगर लगती है तो उस मेहनत को साक्षर क्या बोलते होंगे उसको, मतलब ठीक है, उसको प्रोडक्टिव करके दिखाओ उस मेहनत को, है ना। द स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ द मेजर कम्युनिटी, नो। द स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ माइनर कम्युनिटी, नो। ये हो सकता है आपको लगे यार सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं होगा। आंसर इसका द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है। स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, एक धर्म का प्रचार नहीं करता है वो। द वर्ड डैश मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स, ये भी CHSL 2024 का, दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि CHSL से अगर हम देखें तो इस चैप्टर से मेकिंग ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आए। द वर्ड डैश मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है रूल्स के? तो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव नहीं। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाए थे मैंने जिनमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट, तो लॉ बनाने का काम लॉ मेकर ये होता है, लॉ बनाता ये है। इम्प्लीमेंट न्याय कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका जुडिशरी क्या करती है? ये रिव्यू करती है लॉज को। अगला क्वेश्चन है, CPO में क्वेश्चन पूछा गया, देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब पहला वाला तो अगर हम देखें तो बिल्कुल ही यार ये तो सही होना ही होना है हर हाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी को हटा दो, हटा दिया हमने। अब अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रादर देन पावर्स इज फॉलोड, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के वो इंडिपेंडेंट हैं आपस में।
सारे गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इंडिया में। तो कैसा है? ऐसा है कि भाई कभी कभी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पाले में घुस जाता है, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर को। तो ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट? नो, दे आर डिपेंडेंट। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है ये। 16th, a dash government governs with the bounds established by the constitutional law and citizenship rights। तो ये कैसी गवर्नमेंट होती है? जो कानून के हिसाब से चलती है और लोगों के अधिकारों के हित में काम करती है। ये एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। ठीक है। मोनार्की का मतलब होता है जिसमें कि एक बंदे का रूल होता है। जैसे कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे मोनोपोली होती है हमारी। मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ एक बंदा जो है मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, आपकी मोनार्की है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एक शासक होता है, ठीक है, जिसको हम ऑटोक्रेट बोलते हैं। एब्सोल्यूट पावर, पूरी पावर उसी के पास होती है, यानी काइंड ऑफ डिक्टेटर होता है, और उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑटोक्रेसी के ही सब टाइप्स हैं, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। 17th, what is the term used to describe the ability of the constitution to adapt and grow over time to meet the changing needs of society? संविधान जो होता है उसकी एबिलिटी टू अडेप्ट एंड ग्रो, यानी कि वो चेंज करता रहता है खुद को टाइम के हिसाब से, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ सकता है, वो चेंज हो सकता है चेंजिंग नीड के हिसाब से। दो क्वेश्चन और करते हैं। नॉट अ फेडरल फीचर, अगेन नॉट अ फेडरल फीचर, तो डुअल गवर्नमेंट जो हमारा फेडरल है, डिवीजन ऑफ पावर फेडरल है, ये हमारा फेडरल नहीं है। आई थिंक रिपीटेड है। आर्टिकल 1 अभी हमने पढ़ा नहीं है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो वैसे आंसर तो होगा इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि ग्रैनुअल ऑस्टिन ने भी बोला था, लेकिन हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। और ये आखिरी क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क हैं 2-3 क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी आपका बैच को पता है, ये आपकी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है। इसमें कंप्यूटर की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी बैच के अंदर ही। ठीक है, सारा कुछ है इसके अंदर, दैट इज़ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंटल साइंस भी इंक्लूडेड है, एंड कंप्यूटर भी। सारा कुछ है इस आपके बैच में। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लेगा। ठीक है, अभी ऑफिशियली नहीं ऐड हुई है शुभम जी पर्शियन लैंग्वेज को। अभी जो 5 के अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, किसी का कोई डाउट यहाँ तक आज के लेक्चर में? कल हम लोग करेंगे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, और पार्ट 1 और 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सर PCSJ के लिए इनफ है ये रशीद चौधरी? यस, काफ़ी हद तक, बिकॉज पॉलिटी सेम ही होती है। बट एक बार थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिएगा। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं कि 7 शेड्यूल आपका बदल जाएगा। मैंने इस लेवल पे आपको पढ़ा दी है चीज़ें कि आप उठाइए, चाहे सिविल सर्विसेज का पेपर हो, चाहे आपका स्टेट सर्विसेज का हो, आप उठाइए। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड, इसी वजह से मैंने जो पिछला वाला लिया था ना पिछले बैच में, तो उसमें मैंने आज ही का लेक्चर, आई थिंक, हाँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पता नहीं, मैंने आज की लेक्चर में साथ सोर्सेज वगैरह भी पढ़ाया था, लेकिन जो आज मैंने इस बार नहीं पढ़ाया है बिकॉज मैं आखिरी में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब सारी चीज़ें समराइज हो जाएंगी तब। सर प्लीज़ छठ पूजा की छुट्टी दे दो, भारती ने। छठ पूजा की यार छुट्टी भी, दिवाली की छुट्टी थी, छठ पूजा की फिर काफ़ी छुट्टियाँ हो जाएंगी ना, इसलिए था। छठ कब से कब तक है? आज से शुरू है क्या छठ? आज से, क्योंकि यार देखो हमारे यहाँ छठ नहीं मनाया जाता है, कानपुर साइड में, ईस्टर्न यूपी में मनाया जाता है। लेकिन इसलिए मुझे पता नहीं है कि छठ मतलब क्या, ऐसा सुबह से ही शुरू हो जाता है या फिर कैसा होता है? सुबह से आज शुरू हो गया है क्या?
गोपाल रथा सर, दिस इज सफिशिएंट फॉर सीरियस। तो वही है, देखो यहाँ पे मैंने सीरियस के भी क्वेश्चंस लिए हैं और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कहीं और से भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अनोखा पढ़ा दिया जाएगा इसके अलावा। हाँ, कुछ चीज़ें इक्का दुक्का हो सकती हैं एक्स्ट्रा हो, तो जो हमें थोड़ी डेप्थ में पढ़नी पड़ सकती हैं, होता है ऐसे। मैं वो उस बात पर एग्री करूँगा कि कुछ चीज़ें हमें डेप्थ में पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी सेम होती हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा पूरी तरह से सफिशिएंट है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक सफाइस करेगा वो चीज़। जो कोल रिज़र्व मैंने बताया था विकास सोनी जी, वो जो करंट मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उसके हिसाब से जो डेटा है उसके हिसाब से मैंने बताया है। सुमित गेमिंग एरा जी, वो जो 10th और 11th ड्राफ्ट की आप बात कर रहे हैं ना, कल का लेक्चर में या तो आपने अटेंड नहीं किया या तो आप सो रहे थे कल के लेक्चर में। और आपने बुक ले रखी है, पक्की बात है ना। आपने बुक ले रखी है लेकिन कल के लेक्चर में आप सो रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने बुक में ले रखी है और मैंने कल बोला था बुक में करेक्शन करना है, वो ड्राफ्ट की जगह सेशन लिखना है। ड्राफ्ट नहीं होगा, सेशन होगा वहाँ पे। वो ड्राफ्ट अलग है, सेशन अलग है। शेड्यूल 5 बोलो सर। बोले शेड्यूल 5 बोल दिया, ठीक है। पूरा लिख दिया करो, थोड़ा मेहनत कर लिया करो, हैं। यहाँ हम पूरा कलम चलाते रहते हैं और तुम्हें कमेंट टाइप करने में दिक्कत हो रही है। शेड्यूल 5 बोलो सर। ये नहीं बोल सकते हैं कि शेड्यूल 5 में कोई दिक्कत है तो वो सर शेड्यूल 5 को एक बार फिर से एक्सप्लेन बोलो सर। तो शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज़ और जो हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें दी हैं शेड्यूल 5 में। प्रिम्बल नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाएंगे प्रिम्बल। आज पॉलिटी ख़त्म हो गई है और प्रिम्बल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतनी थी पॉलिटी। आज के बाद सब कोई पॉलिटी का लेक्चर नहीं होगा। क्या चीज़? चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं कल के लेक्चर में सुबह 10 बजे 10 AM पे। थैंक यू। इतना बड़ा मजाक क्या हो गया भाई, मजाक? अच्छा, पॉलिटी सर जी, पॉलिटी कब तक ख़त्म होगी? बस ख़त्म है आज। कल से शुरू करेंगे अपना नया सब्जेक्ट। रिपीट सेकुलरिज्म इन शॉर्ट। सेकुलरिज्म होता है कि एक स्टेट समझ गए, कंट्री, वो एक धर्म को मान्यता नहीं देता है। वो एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, वो सारे धर्मों को मानता है। उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है। अब अगर वो उन सारे धर्मों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, जैसे इंडिया में, तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अगर नहीं दिखा रहा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, दिक्कत नहीं है स्टेट को, भाई जिसको जो धर्म करना करे, हमें इन्वॉल्व नहीं करो, तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म यूएसए में। ठीक, थैंक यू।